साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है रिवीजन से। जब भी कोई ऑर्डर पास होता है, मैं बात कर रहा हूँ मोर स्पेसिफिकली क्रिमिनल कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो ऑर्डर आपको अफेक्ट कर रहा है या जो आपके अधिकार हैं उसे कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ या आपको कॉज कर रहा है परजुरी और केस अभी पेंडिंग है, केस अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है फाइनली, तो वहां पर रिवीजन की रेमेडी जो है हम अवेल करते हैं। साथियों, जब भी आप रिवीजन की रेमेडी को अवेल करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि रिवीजन जो है लाई करेगी अगेंस्ट दोज ऑर्डर जो कि इंटरमीडिएटरी हैं। अगर ऑर्डर इंटरलोकेटरी है तो वहां पर रिवीजन जो है लाई नहीं करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, गलतियां करते हैं, फिर हमें नुकसान जो है खाना पड़ता है। अब प्रश्न ये बनता है कि किस तरह के ऑर्डर जो है इंटरमीडिएटरी होंगे और किस तरह के ऑर्डर जो है इंटरलोकेटरी होंगे। क्लियर है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि कंसर्न केस में जज साहब कई बार ऐसे आदेश भी करते हैं जो कि जुड़े होते हैं प्रोसेस से। इस तरह के आदेश हमें अफेक्ट नहीं करते, जिन्हें हम कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्लियर हो गया? उदाहरण के लिए जज साहब ने कहा कि फाइल जो है तलब कीजिए, या आपने जो है दाखिल करी एप्लीकेशन, फाइल तलब करने की, जज साहब ने जो है मना कर दिया। तो बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग दैट द ऑर्डर हैज बीन पास्ड in consequence of certain proceedings which are concerned with the procedure of the concerned court। जो कोर्ट का प्रोसेस है उससे अब अफेक्ट हो सकते ही नहीं है। तो अगर इस तरह का आदेश है तो वो आदेश किसी भी रूप में रिवीजन करने योग्य नहीं होगा। कोर्ट की फाइल जो है खो गई, कोर्ट ने आदेश दिया कि फाइल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, तो इस तरह का आदेश क्या होगा? इंटरलोकेटरी। क्लियर हो गया? पर जहां कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित किया जहां आपके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं या आप पर लाइबिलिटीज जो है इंपोज हो रही है या आपको परजुरी कॉज हो रही है, तो इस तरह के ऑर्डर जो है इंटरमीडिएटरी हैं, वो रिवाइजेबल है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपने लगाई एप्लीकेशन कि साहब मेरे जो है सैंपल हैंडराइटिंग जो है ली जाए, और जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है इसकी जांच कराने के लिए डॉक्यूमेंट को विथ माई स्पेसिमेन आप फॉरवर्ड करें टू द कंसर्न फॉरेंसिक लेबोरेटरी, और कोर्ट ने वो अर्जी जो है खारिज कर दी। अब अगर आपका दावा ये कि डॉक्यूमेंट आपने ना तो साइन किया है, ना सील किया है, और ना ही किया है एग्जीक्यूट, और ना ही वो हैंडराइटिंग जो है आपकी है, और ना ही वो आपके सिग्नेचर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या रिक्वायरमेंट थी? एक्सपर्ट एविडेंस, जिसके लिए आपने आवेदन पेश किया पर कोर्ट ने मना कर दिया। तो कोर्ट क्या कर रहा है? आपके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज। तो वहां पर ये आदेश जो है रिवाइजेबल है, वहां पर रिवीजन जो है लाई करेगी। हालांकि यहाँ पर एक अपवाद भी है। अपवाद ये कि 19(1) सीआरपीसी या 311 सीआरपीसी के अगेंस्ट जो है रिवीजन लाई नहीं करेगी। हालांकि अभी आ गया है बीएनएसएस, तो उसमें प्रावधान क्या हो गए हैं? 94 बीएनएसएस और धारा 348 बीएनएसएस। तो ये जो अपवाद दिया है, ये दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमें जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उनको भी जो है ध्यान में रखना है, और जो वर्तमान पोजीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना है। हम लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं रिवीजन में? हम लोग पिटिशंस को ड्राफ्ट करते हैं एट लेंथ। देखिए, आप पिटिशंस ड्राफ्ट करें इन शॉर्ट या एट लेंथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? क्या आप कोर्ट को बता पाए कि क्या एरर जो है कमिट हुई है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। अगर वो एरर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिनेरियो में आदेश क्या हो जाएगा? नॉन रिवाइजेबल। वहां पर रिवीजन जो है लाई नहीं करेगी। आपको क्या स्पेसिफिक करना है? आपको क्या करना है? पॉइंट आउट द एरर ऑफ लॉ। ये जो है आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। इस बिंदु पे एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 8 एससीसी पेज नंबर 2024। ऑनरेबल कोर्ट सेज द स्कोप ऑफ रिवीजन इज लिमिटेड। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, स्कोप जो है लिमिटेड है रिवीजन का। द कोर्ट हैज टू फाइंड आउट द एरर ऑफ लॉ। अगर आपने अपनी पिटिशन में ये स्पेसिफिक ही नहीं करा कि क्या एरर है, तो वहां पर रिवीजन जो है लाई नहीं करेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2002 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज नंबर 101, कि स्कोप जो है बहुत लिमिटेड है रिवीजन का। अगर ऑर्डर इंप्यूड नहीं है, परवर्स नहीं है, या उसमें एरर ऑफ लॉ क्या है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे, तो वहां पर रिवीजन जो है लाई नहीं करेगी। इसलिए अगर आप रिवीजन को फाइल कर रहे हैं सामान्य तरीके से, तो आप मात खा जाएंगे। उदाहरण के लिए आपने लगाई एप्लीकेशन कोर्ट में कि किसी गवाह को जो है तलब किया जाए, गवाह जो है केस में रिलीवेंट है, कोर्ट ने जो है अर्जी खारिज कर दी आपकी, सामान्य तरीके से आपने अर्जी को जो है ड्राफ्ट कर दिया। तो आप अगर ये बताने में असमर्थ हैं
कि किस प्रकार ट्रायल कोर्ट का आदेश अगेंस्ट लॉ है, तो वहां पर रिवीजन लाई नहीं करेगी। मैंने आपको केवल एक इंस्टेंस दिया। एक एग्जाम्पल हम और भी लेते हैं। मान लीजिए आपका एक परिवाद है चेक का, आप जो है केस में अपीयर नहीं हुए, कोर्ट ने परिवाद जो है खारिज कर दिया। अब अगर कोर्ट का आदेश जो है मैकेनिकल वे में है, रूटीन वे में है, तो आप रिवीजन में ये स्पष्ट कर सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इन द मैकेनिकल वे, इन द रूटीन वे जो है आपका परिवाद जो है खारिज कर दिया। तो वहां पर मामले में जो है रिवीजन लाई करेगी, अदरवाइज रिवीजन लाई नहीं करेगी। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि क्या स्कोप है रिवीजन का और किस प्रकार जो है प्रोसीड करना होता है अपने को। क्लियर है? तो इससे जब भी आप ड्राफ्टिंग करें, बहुत सूझबूझ के साथ जो है ड्राफ्टिंग करनी है। क्लियर है? जल्दबाजी ना करें ड्राफ्टिंग में। और सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि एरर ऑफ लॉ क्या है, मींस ऐसा आदेश जो कि लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो जीत जाएंगे। ये आपने स्पेसिफिक नहीं करा तो आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे अपने रिवीजन में। क्लियर है बात? ये जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।